नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा। आप देख रहे हैं स्वराज राजस्थान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान में विधानसभा सत्र को लेकर टकराव। सरकार ने राज्यपाल के पास फिर भेजा प्रस्ताव। राज्यपाल 2 बार लौटा चुके हैं अर्जी। प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर किया हमला। कहा, नहीं टूटेगा कांग्रेस का एक भी विधायक। चुनाव हुए तो फिर जीतेगी कांग्रेस। कांग्रेस में विधायकों के विलय के खिलाफ बीएसपी जाएगी हाई कोर्ट। बुधवार को दायर करेगी याचिका। बीजेपी विधायक दिलावर ने दोबारा दी अर्जी। राजस्थान विश्वविद्यालय में एनएसयूआई का प्रदर्शन। एबीवीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर कार्रवाई की उठाई मांग। महिला के उत्पीड़न के लगे हैं आरोप। एबीवीपी ने दिया झूठा करार। राजस्थान में विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर टकराव बढ़ते ही जा रहा है। हालांकि एक बार फिर गहलोत कैबिनेट ने राज्यपाल को प्रस्ताव दिया है और ये प्रस्ताव तीसरी बार दिया गया है। इससे पहले राज्यपाल ने 2 बार अर्जी खारिज कर दी थी और 21 दिन का नोटिस देने की शर्त रख दी थी, जिसके बाद गहलोत ने राज्यपाल के रुख को लेकर राष्ट्रपति को भी अर्जी दी है। हालांकि एक बार फिर 31 जुलाई से विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें सत्र बुलाने के लिए 3 शर्तों पर सरकार का जवाब भी शामिल है। इससे पहले मंगलवार को राजस्थान के सीएम गहलोत के आवास पर कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें राज्यपाल को तीसरी बार विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव भेजा गया। साथ ही राज्यपाल से अपील की गई कि उन्हें कैबिनेट द्वारा दी गई सलाह माननी होती है, वरना राज्य में संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है। गहलोत सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि सरकार को बहुमत साबित करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार पहले से ही बहुमत में है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि सरकार ने तीसरी बार विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए प्रस्ताव भेजा है। अगर नहीं माना गया तो एक बार फिर कैबिनेट बुलाकर प्रस्ताव भेजा जाएगा। साथ ही खाचरियावास ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता झुकेंगे नहीं, फिर चाहे सीआरपीएफ की टुकड़ी भेजकर उन्हें जेल में डाल दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर राजस्थान में चुनाव हुए तो कांग्रेस फिर जीत कर आएगी और जनता बीजेपी को सबक सिखा देगी। हम 31 तारीख से सदन चाहते हैं। जो पहले प्रस्ताव था वो हमारा राइट है, लीगल राइट है, उसी को हमने वापस भेजा है। आप यदि तानाशाही पर आ जाएं, आप ये तय कर लें हम संविधान में जो तय है उसको मानेंगे ही नहीं, तो देश ऐसे चलेगा क्या? जो राज्यपाल साहब की जो क्वेरी आई थी वो सिंपल क्वेरी है, जो नॉर्मल जवाब है। हालांकि क्वेरी करने का राइट ही नहीं है कानून में, लेकिन फिर भी उनका सम्मान रखते हुए क्वेरी का बहुत अच्छा जवाब दिया है। अब राज्यपाल साहब को तय करना है कि राजस्थान के 7.5-8 करोड़ लोगों की भावना, राजस्थान के बेटों की भावना, हर राजस्थानी की भावना को समझे। भारत की सरकार बीजेपी राजस्थान का और राजस्थानी का अपमान कर रही है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता कांग्रेस के बागियों के भरोसे हैं और साफ किया कि अब एक भी विधायक टूटने वाला नहीं है और गहलोत की सरकार अडिग और स्थिर है, फिर चाहे बीजेपी कितनी ही ताकत क्यों नहीं लगा ले। चुनी हुई कांग्रेस की सरकार 100 से ज्यादा विधायकों को लेकर जाती है, हाथ जोड़ती है, हाथ जोड़कर कहती है ये हमारा बहुमत है। वो खुद कहते हैं हाँ आपके पास बहुमत है। विधानसभा फ्लोर पे जाने की बात करती है और पूरी बीजेपी कांग्रेस के बागियों की गुलाम बनकर काम करती है। आज बीजेपी के लोगों को कांग्रेस के बागी यदि ये कहते हैं अभी विधानसभा सत्र मत होने दो, तो विधानसभा सत्र नहीं हो, कितना टाइम उनको दिया जाए जिससे और लोगों को तोड़ दे। एक भी व्यक्ति टूटने वाला नहीं है। तो इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे रेसिडेंट एडिटर संजय बोरा जी जुड़ गए हैं। साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश अकोडिया जी भी जुड़ गए हैं। संजय जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। ये जो रस्साकशी लगातार चल रही है, एक तरफ राजभवन है, एक तरफ राज्य की सरकार है, ये आपको किस ओर जाते अब दिख रही है? तीसरी बार क्योंकि गहलोत कैबिनेट ने प्रस्ताव भेजा है सत्र बुलाने के लिए। आकांक्षा, मुझे नहीं लगता कि किसी भी एक तरफ जा रही है। उधर से एक तरफ से जब गवर्नर अड़े हुए हैं, दूसरी तरफ से सरकार अड़ी हुई है, तो जाहिर है कि जब दोनों तरफ से अलग अलग दिशाओं में कोई बात किसी चीज़ को कहा जा रहा हो, खींचा जा रहा हो,
तो वो उसमें कोई प्रगति नहीं होती है, वो गतिरोध बना रहता है। और मुझे लगता है कि ये गतिरोध अभी बना रहेगा, क्योंकि वैसे तो गवर्नर को पहली बार में ही मंजूर कर लेना चाहिए था, लेकिन जब उन्होंने नहीं किया है तो मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि वो अब भी करेंगे, जब तक कि उनका जो मकसद है या जिस वजह से वो इसको टाल रहे हैं वो पूरा नहीं हो जाता। जी अवधेश जी, यहाँ पर जिस तरीके से गवर्नर बार बार जो प्रस्ताव उनको भेजा जा रहा है कैबिनेट की तरफ से सत्र बुलाने का, उसको इनकार कर रहे हैं, जिस तरह से तीसरी बार अब जो है सरकार को भेजना पड़ा है कैबिनेट को ये प्रस्ताव, तो आगे अगर इस बार भी अगर इनकार होता है गवर्नर की तरफ से तो गहलोत सरकार के पास क्या रास्ता बचता आपको दिखाई देता है? रास्ते हैं वो ज्यादा नहीं है। जी अवधेश जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी 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 अवधेश जी, मैं आपसे पूछ रही थी कि जिस तरह से गवर्नर लगातार जो प्रस्ताव सत्र को बुलाने के लिए भेजा जा रहा है उसको टाल रहे हैं, उससे इनकार कर रहे हैं, तो आगे गहलोत सरकार के पास क्या रास्ता बचता है अगर इस बार भी तीसरी बार भी अगर प्रस्ताव भेजते हैं और गवर्नर किसी बहाने से इनकार कर देते हैं सत्र बुलाने से? देखिए, पहली बात तो यह है कि गवर्नर को जब कैबिनेट ने पहली बार प्रस्ताव भेजा था मुख्यमंत्री के माध्यम से, तो उनको इसको स्वीकार करना चाहिए था। जो स्थिति पहली बार में है वही तीसरी बार में है। यदि वो तीसरी बार भी इनकार करते हैं तो सरकार के पास सीमित रास्ते हैं। जैसा मुख्यमंत्री ने विधायक दल की बैठक में कहा था कि हम राष्ट्रपति के पास जाएंगे, हम प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करेंगे। ये पॉलिटिकल रास्तों को छोड़ दें तो सरकार के पास एक ऑप्शन ये है कि वो कोर्ट में जाए और ये बताए कि इस तरह से जो एक संवैधानिक क्राइसिस यहाँ पर पैदा हो गया है, क्योंकि सरकार का जो मंत्रिमंडल होता है वो कोई सिफारिश करता है तो राज्यपाल बाध्य होते हैं उसको मानने के लिए। राज्यपाल ने जो दूसरी बार में प्रस्ताव को खारिज किया था उसको भेजते हुए उन्होंने लिखा था कि बिल्कुल जो मंत्रिमंडल की जो सलाह होती है, जो मंत्रिमंडल का निर्णय होता है, उसको मानना राज्यपाल के लिए जरूरी होता है। लेकिन ऐसा होता है सामान्य परिस्थितियों में। अभी जो परिस्थितियां हैं वो सामान्य नहीं है, तो यदि वो इसी लाइन पे चलते रहे तो उनकी जो क्वेरीज हैं उनको फुलफिल कर पाना, उनका सही तरीके से जवाब दे पाना जिससे राज्यपाल संतुष्ट हो जाए, वो सरकार के बस में नहीं है। क्योंकि उन्होंने इस तरह के राइडर इसमें लगा रखे हैं कि उनकी संतुष्टि की ही नहीं जा सकती। मान लीजिए सारी चीजें हो जाती हैं, लेकिन जो कोरोना की स्थिति है उसमें उन्होंने लिखा है कि जो कोविड का इतना ज्यादा संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसी स्थिति में आप 200 विधायक और 1000 कर्मचारियों को किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विधानसभा में बुलाएंगे। तो इसका कोई इंतजाम सरकार कर ही नहीं सकती है। तो इसका मतलब जब तक कोरोना खत्म नहीं होगा विधानसभा का सत्र बुलाना संभव ही नहीं होगा। जी, तो यहाँ पर जो पेच है वो फंस रहा है गहलोत सरकार के लिए और कहीं ना कहीं इस समस्या से निपटने के लिए उन्हें कोर्ट का रास्ता शायद अख्तियार करना पड़े, जैसा कि आपने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश जी हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। संजय जी, आप हमारे साथ बने रहे, मैं लौटूंगी आपके पास। आगे बढ़ेंगे। बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायकों के खिलाफ बीएसपी की तरफ से बुधवार को राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। बीएसपी की मांग है कि इन सभी विधायकों की सदस्यता खत्म हो। इसके पहले बीएसपी की तरफ से इन सभी विधायकों को कांग्रेस को वोट नहीं देने को लेकर व्हिप जारी हुआ था, लेकिन कांग्रेस ने बीएसपी में गए विधायक, माफ कीजिएगा, हाँ, बीएसपी से कांग्रेस में गए विधायक ये मानने से इनकार कर दिया कि उन्हें इस तरह का व्हिप जारी होने का कोई नोटिस मिला है। तो बीएसपी वकील दिनेश गर्ग हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर बात करने के लिए। दिनेश जी, तो बीएसपी तैयारी में है हाईकोर्ट जाने की उन 6 विधायकों के खिलाफ जिन्होंने विलय कर लिया है कांग्रेस से। आप लोग याचिका लगाने वाले हैं हाईकोर्ट में, क्या कुछ डिमांड आपकी उस याचिका में रहेगी? हाईकोर्ट में हम याचिका सुबह पेश करेंगे जो तैयार कर ली गई है, और इस याचिका में हमने जो माननीय स्पीकर महोदय ने जो आदेश पारित किया था 18/9/2019 को, जिसके द्वारा 6 जो बहुजन समाज पार्टी के विधायक थे और उनको इलीगल रूप से कांग्रेस पार्टी में जो मर्जर किया था, वी आर गोइंग टू चैलेंज दैट ऑर्डर जी। and our prayer before the honorable high court
to quash the order dated 18/9/2019 passed by the Honorable Speaker, whereby the 6 BSP MLAs were merged in the Congress party. जी It was quite illegal. जी, तो याचिका लगाने के अलावा और कोई कार्रवाई क्या बीएसपी करती नजर आ रही है इस पूरे मामले को लेकर, और टेक्निकली अगर बात करें तो कितना स्ट्रांग आपका केस हाईकोर्ट में आपको नजर आता है? We have a very strong case because as per Schedule 10, the merger is completely illegal. The party, national party, the MLAs, 6 MLAs are still the members of the Bahujan Samaj Party. They have not resigned from the BSP, and BSP has not merged in the National Congress. जी The members, MLAs cannot individually merge themselves in any political parties. जी, तो आपकी यही मांग रहेगी क्योंकि बीएसपी के वो सदस्य हैं, बीएसपी के टिकट से जीते हैं, तो वो इस तरह से विलय कांग्रेस के साथ राजस्थान में नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, इससे पहले बीएसपी प्रमुख मायावती ने गहलोत सरकार पर हमला करते हुए कहा कि वो गहलोत को सबक सिखाने का इंतजार कर रही थी। उन्होंने कहा कि गहलोत ने उनके विधायकों को अपनी ओर किया और कांग्रेस में मिला लिया था। मायावती ने कहा कि ये गहलोत ने कानून का उल्लंघन किया और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की बात भी कही। अब हमारी पार्टी ने कोर्ट में जाने का उचित समय पर ये सही फैसला लिया है और इस मामले को हम ठंडा नहीं पड़ने देंगे और इस मामले को हम आगे तक ले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक भी ले जाएंगे। लेकिन इस बार हमने ये तय कर लिया है कि कांग्रेस ये जो बार बार गलत कार्य कर रही है, संवैधानिक कार्य कर रही है, इसको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। उधर बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने राजस्थान हाईकोर्ट में नई याचिका लगाई है। ये याचिका बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ लगाई गई है। इस मामले को लेकर मदन दिलावर ने पहले भी याचिका लगाई थी, जिसे सोमवार को ही कोर्ट ने खारिज कर दिया था। दरअसल बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने बसपा के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ स्पीकर सीपी जोशी के सामने दायर याचिका पर कार्रवाई नहीं होने को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट में याचिका दायर होने के बाद स्पीकर ने मामले को निस्तारित कर दिया था। इस वजह से हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था। वहीं मदन दिलावर ने अपील की थी कि इन 6 विधायकों को दल बदल कानून के तहत विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करें, लेकिन स्पीकर ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये पूरा ग्रसित था। हम आज हमने नई याचिका लगाई है और यही ग्राउंड लिया है कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने हमको सुना ही नहीं, और जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि छोटी मोटी जो गलतियां होती है उनको ठीक कराया जा सकता है या उनको नजरअंदाज करते हुए मेरिट पर तय करना चाहिए। राजस्थान के मुद्दे पर बीएसपी कांग्रेस पर हमलावर है तो कांग्रेस भी पलटवार करने में देर नहीं लगा रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है कि भाजपा के अघोषित प्रवक्ताओं ने भाजपा को मदद की व्हिप जारी की है, लेकिन ये केवल व्हिप नहीं है बल्कि लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने वालों को क्लीन चिट है। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। क्या खत्म हो जाएगी एमएसपी? किसान तो कर्जे में जा रहा है, किसान को कुछ भी नहीं बच रहा है। क्या कभी हो पाएगी किसानों की आय दोगुनी? क्यों किसानों से बड़े हैं कॉर्पोरेट के मुद्दे? क्या कभी मिल पाएगी हमारे किसानों को भी पश्चिमी देशों के किसानों जैसी सब्सिडी? क्यों भारत में बढ़ रहे हैं अमेरिका और चीन के कृषि उत्पाद? क्यों किसान के लिए महंगा है कर्ज और कॉर्पोरेट के लिए सस्ता? क्यों कोई नहीं सुनता आवाज किसानों की? जुड़िए मेरे साथ हिंद किसान की बात स्वराज एक्सप्रेस पर। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800 300 26072.
स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड भोपाल। कॉल 91650 25500। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते राजस्थान से जुड़ी हुई। राजस्थान में सियासी संग्राम को लेकर भंवरलाल शर्मा ने राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है और विधायक खरीद फरोख्त मामले की जांच एनआईए से कराने की मांग की है। साथ ही एसओजी में दर्ज मामले को रद्द करने की भी मांग की गई है। इस मामले में केंद्र, राजस्थान सरकार और जांच अधिकारी को पक्षकार बनाया गया है। हमारे संवाददाता रामस्वरूप अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए जयपुर से हमारे साथ। रामस्वरूप, तो भंवरलाल शर्मा ने नई याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की है, क्या कुछ डिमांड इस याचिका में की गई है? देखिए, जो विधायक मामले में जो एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसके आधार पर एसओजी ने एफआईआर नंबर 47 दर्ज की थी, जिसमें बताया जा रहा है कि भंवरलाल शर्मा की आवाज है और उसका सैंपल लेने के लिए उनको नोटिस भी दिया गया है। इसी बीच भंवरलाल शर्मा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और आज एक याचिका अपने एडवोकेट के जरिए दाखिल की है, जिसमें साफ तौर पे मांग की गई है कि इस पूरे प्रकरण की जांच जो है एनआईए से कराई जाए और जो एफआईआर दर्ज की गई है 47/2020 उसको जो है रद्द करने की मांग की गई है। साफ तौर पे कह सकते हैं कि पायलट खेमे की तरफ से एक और बड़ा दांव खेला गया है। इसको लेकर के इस पूरे प्रकरण को और हाईकोर्ट में ले जाया गया है। अब देखना यह होगा कि हाईकोर्ट इस याचिका को स्वीकार करने के बाद स्वीकार कब करता है और कब इसकी सुनवाई करता है। लेकिन ये एक बड़ी बात, बड़ी खबर है कि भंवरलाल शर्मा की तरफ से जो पिछले कई दिनों से एसओजी के सामने पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हो रहे हैं, बार बार पत्र लेके जाने के बावजूद भी वो सामने नहीं आ रहे हैं, वही सैंपल देने की बात को वो के लिए राजी हो रहे हैं। तो इसी बीच उन्होंने एक बड़ी हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है कि इस मामले को जो है साथ ही एसओजी इससे जो मामला दर्ज है उसे भी जो है रद्द करने की मांग यहां पर की गई है। शुक्रिया रामस्वरूप तमाम जानकारी के लिए। हमारे रेसिडेंट एडिटर संजय बोरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, एक और दांव पायलट कैंप की तरफ से हाईकोर्ट में एक और याचिका यहां दायर हो गई है राजस्थान में। देखिए, ये जो मामला है वो राजनीति से कम और दरअसल खुद को बचाने से ज़्यादा है। कारण इसका ये कि उनके खिलाफ चूंकि आपराधिक कार्रवाई होगी, ये जो उन्होंने विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में, और उसमें उनके ऊपर 124A यानी देशद्रोह की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। तो ये खुद को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने ये किया है और इसलिए उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई है कि इस मामले का संज्ञान देके इनके खिलाफ जो FIR है वो रद्द करें। तो ये इसका असर जो राजनीतिक हालात है उस पर कितना पड़ेगा कह नहीं सकते, लेकिन हाँ, ये क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग्स हैं उसमें यदि उनको राहत मिलेगी तो कम से कम जब विधानसभा का मान लीजिए सत्र होता है तो इन विधायकों को जो डर है कि उनको एसओजी जो मुकदमा दर्ज किया है उसमें अरेस्ट कर सकती है, तो वो उस अरेस्ट से ये लोग बचना चाहते हैं। जी, शुक्रिया संजय जी बात करने के लिए हमसे। उधर जयपुर में प्रदेश कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह और प्रार्थना सभा का आयोजन किया। जवाहरलाल नेहरू मार्ग स्थित गांधी सर्कल पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह किया और भजन गाकर लोकतंत्र बचाने के लिए प्रार्थना की। कांग्रेस नेता पंकज शर्मा काकू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि इनकी सद्बुद्धि देने के लिए दुआ की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि सचिन पायलट गुट को केंद्र सरकार ने धनबल से खरीद रखा है, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। उधर राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कोरोना को लेकर बयान दिया है। उनके मुताबिक प्रदेश में 71% से अधिक रिकवरी रेट है। वहीं प्रदेश में मृत्यु दर भी घटकर 1.618% रह गया है। वहीं रघु शर्मा का कहना है कि सरकार मृत्यु दर घटाने और रिकवरी रेट बढ़ाने पर जोर दे रही है। रघु शर्मा के मुताबिक राजस्थान में हर रोज 42,540 लोगों की टेस्टिंग की क्षमता है और अब तक पूरे प्रदेश में 14 लाख से अधिक लोगों की टेस्टिंग की जा चुकी है। रघु शर्मा का कहना है कि जिन जिलों में मामले बढ़ रहे हैं वहां लॉकडाउन के आदेश दिए गए हैं। प्रदेश में निरंतर कोरोना से मृत्यु दर घट रही है। आज जो लेटेस्ट आंकड़ा उसके मुताबिक
हमारे प्रदेश की मृत्यु दर 1.68% रह गई है। तुरंत स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सजगता से काम कर रहे हैं ताकि प्रदेश की 8 करोड़ जनता को हम कोरोना की इस महामारी से बचा सकें। सरकार कोई भी कदम उठाने से नहीं चूकेगी। कितना पैसा खर्च हो, गरीब से गरीब आदमी की रीच तक महंगी से महंगी इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके, इस पर फोकस सरकार का है। राजस्थान विश्वविद्यालय में एनएसयूआई से जुड़े छात्र छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया और एबीवीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी ने आरोप लगाते हुए कहा कि एबीवीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर उत्पीड़न के आरोप लगे हैं, उसे राजनीतिक रंग देकर दबाया जा रहा है, जबकि घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। अभिषेक चौधरी ने आरोप लगाया कि महिला पर मामला वापस लेने का दबाव भी बनाया जा रहा है। अभिषेक चौधरी ने ऐलान किया कि जब तक एबीवीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर कार्रवाई नहीं की जाती तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। उधर एबीवीपी के छात्रों ने एनएसयूआई के विरोध प्रदर्शन को गलत बताया और कहा कि आरोप झूठे और निराधार हैं। एक संगठन जो अपने आप को छात्र संगठन बताता है, परिषद बताता है, उस परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उस परिषद के प्रथम व्यक्ति ने एक महिला का उत्पीड़न किया, उनके साथ में बदसलूकी की। ये जो विचारधारा है, आवाज़ कोई उठा रहा है तो उसकी आवाज़ को दबाना। सबसे पहले तो आपने एक महिला का उत्पीड़न किया, उसके बाद जब वो अपनी शिकायत लेके गई तो आपने उसकी आवाज़ को भी दबा दिया। इस विचारधारा के खिलाफ एनएसयूआई का पूरे देश में प्रदर्शन है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे एक झूठे आरोप लगा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, वो एक गरीब परिवार से निकले हुए एक कैंसर हार्ट स्पेशलिस्ट कैंसर के डॉक्टर हैं। उन्होंने इस कोरोना काल में भी इतनी महामारी के चलते हुए अपनी ड्यूटी दी, एक दिन उन्होंने छुट्टी नहीं ली। ऐसे अगर व्यक्ति पर, प्रतिष्ठित व्यक्ति पर ये लोग आके यहाँ महिला उत्पीड़ितनकार ऐसा जिन्होंने अपराध जो कि ऐसा कुछ है नहीं ये लगाते हैं। मैं आपको बताऊं, उनका कोई पारिवारिक आपस में कोई मामला था जो कोर्ट में जाके उसका राजीनामा भी हो चुका। उसके बाद ये झूठी राजनीति कर रही है। राजस्थान के पुराने टोंक थाना इलाके में आपसी कहासुनी मारपीट में बदल गई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। वारदात के बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल सोमवार रात 2 पक्षों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, लेकिन मोहल्ले के लोगों के बीच बचाव के बाद मामला शांत हो गया। लेकिन मंगलवार दोपहर के वक्त दोनों पक्ष फिर लड़ने लगे, जिसमें 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। इसी दौरान एक शख्स की मौत हो गई। लोगों ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुरानी टोंक थाने के अंदर बटालों के मोहल्ले के अंदर एक समुदाय के जो मुस्लिम जाति के हैं, उनकी आपस के अंदर मारपीट हुई है। उस मारपीट के अंदर पुलिस ने 3 आदमियों को डिटेन किया है। वसीम नाम है आदि दौरान इलाज उसकी मृत्यु हुई है। उसके परिजन पोस्टमार्टम करा रहे हैं। मुकदमा दर्ज होगा, 300 होगा और सख्त कार्रवाई करेंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट घोषित हो गया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने परीक्षा परिणाम घोषित किया। इस बार 11,52,201 स्टूडेंट्स ने परीक्षाएं दी थी, जिनमें से 9,29,000 छात्र छात्राएं सफल रहे, यानी कि 80.63% रिजल्ट रहा। इस बार 81% लड़कियां और 79% लड़के पास हुए हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 का रिजल्ट जारी किया गया है, जिसमें जो रजिस्टर्ड विद्यार्थी थे वो टोटल छात्र और छात्राओं को 11,78,570, जिसमें से परीक्षा में 11,52,201 ने परीक्षा दी थी और जो उत्तीर्ण हुए वो 9,29,045 और हमारा जो रिजल्ट प्रतिशत है वो टोटल रिजल्ट प्रतिशत है 80.63। स्वराज राजस्थान में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।